Hello, students. Welcome back once again to Judicious Amit Sharma classes. आज का टॉपिक है contingent contract, which is mentioned there in the special kind of contracts in the Act, Indian Contract Act 1872. सबसे पहले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखते हैं. ये वर्ड अगर आपको समझ में आ गया दैट इज कंटिंजेंट, देन यू आर हाफ वे थ्रू और इवन बेटर. कंटिंजेंट वर्ड सिंपली मीन्स दैट विच इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग. यानी कंटिंजेंट वो कोई ऐसी चीज है जो डिपेंडेंट है किसी और चीज के ऊपर. नाउ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड कंटिंजेंट. इनको कंटिंजेंट बोला इसलिए जाता है because these contracts are dependent on occurring of certain events or conditions. अगर वो event या वो condition occur होती हैं, take place करती हैं या happen, if these conditions happens, only then the contract will move ahead, otherwise not. For example, contract of guarantee or contract of insurance, they are also of contingent nature. They are also kind of contingent contracts only. If you look at the definition of contingent contract, then first of all under the Indian Contract Act 1872 इसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 31 से सेक्शन 36 में. पूरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये सेक्शंस बात करते हैं. सेक्शन 31 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की ऑफिशियल डेफिनेशन है. As you can see on your screen, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. यानी कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं कुछ करने के या कुछ ना करने के, राइट, टू डू और नॉट टू डू समथिंग. अगर कोई इवेंट जो कि कोलेट्रल का मतलब यहाँ पर है सेकेंडरी, अगर कोई इवेंट जो कि कोलेट्रल है उस कॉन्ट्रैक्ट के, दैट डज और डज नॉट हैपन, वो इवेंट होता है या नहीं होता, तो उस इवेंट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा कुछ करने या कुछ ना करने का. ये डेफिनेशन मेंशन्ड है सेक्शन 31 के अंदर. मूविंग ऑन. नाउ हमने देखा सेक्शन 31 से 36 के अंदर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. सेक्शन 31 के अंदर डेफिनेशन थी, हमने और देख लिया. अब जो बाकी सेक्शंस हैं 32, 33, 34, 35 और 36, ये जो बाकी 5 सेक्शंस हैं उनके अंदर क्या क्या मेंशन्ड है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो हम देखते हैं. सबसे पहले सेक्शन 32 में उन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की एनफोर्समेंट के बारे में बात करी है जो किसी इवेंट के हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है. यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो तभी आगे मूव ऑन करेंगे या तभी आगे वो जो है प्रोसीड करेंगे अगर कोई इवेंट हो तो. यानी कि इवेंट का होना यहाँ पर एक मैंडेटरी सिचुएशन है. ये सेक्शन 32 में मेंशन्ड है. इसका जस्ट अपोजिट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 33. यहाँ पर उन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे जो डिपेंडेंट है किसी इवेंट के नॉन हैपनिंग, यानी कि ना होने पर डिपेंडेंट है. अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट आगे प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट इज सेक्शन 34 में वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं दैट आर डिपेंडेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन. किसी लिविंग पर्सन के फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर जो उसका कंडक्ट होगा उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट रहेंगे. सेक्शन 35 बात करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, जो हमने 32 और 33 में पढ़ा उनके बारे में, मगर एक कंडीशन एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दी गई है सेक्शन 35 के अंदर, दैट इज विद इन अ फिक्स टाइम. यानी कि दैट हैपनिंग ऑफ द इवेंट और दैट नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट मस्ट, this thing must be done within a fixed time. And the last is contingent contract on impossible event. अगर कोई contingent contract हमने बना लिया किसी ऐसे इवेंट के ऊपर बेस्ड, उसको रखा जो इवेंट अपने आप में पॉसिबल नहीं है, वो मेंशन्ड है सेक्शन 36 के अंदर. वी विल जस्ट हैव अ लुक एट ईच वन ऑफ देम इन अ बिट मोर डिटेल मैनर. Now, first of all, with an example, as always, we will talk about event happening, that is section 32. Example लेके देखते हैं. Suppose there is a businessman who approaches a bank and he applies for a loan. तो ये जनरल ट्रेंड है, बिजनेस वर्ल्ड में देखा जाता है. बिजनेसमैन ने बैंक में अप्लाई करा लोन के लिए, बैंक ने ये रिस्पॉन्स दिया. नाउ बैंक
जो लोन का अमाउंट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए अपने इंटरेस्ट को वो सिक्योरिटी डिमांड करता है बिजनेसमैन से। तो बिजनेसमैन ने उनको बोला ओके फाइन, अगर आपको मुझे लोन देने से पहले सिक्योरिटी चाहिए तो ठीक है, मेरा ये स्टॉक है जो शिप के थ्रू मैं कहीं से मंगवा रहा हूँ, किसी और कंट्री से ट्रांजिट में है, इंपोर्ट करा रहा हूँ, वो स्टॉक आप एज अ सिक्योरिटी रख लीजिए और मुझे आप लोन का अमाउंट रिलीज कर दीजिए। ये बात बैंक को समझ आई और उन्होंने लोन को अप्रूव कर दिया, मगर एक कंडीशन के चलते हैं। दैट कंडीशन इज सेफ अराइवल ऑफ द शिप। इफ दिस स्टॉक इट अराइव्स सेफली देन ओनली द लोन विल बी ग्रांटेड। अगर ये स्टॉक सेफली शिप इसका आ गया, इसको लेकर शोर पर आ जाता है, सेफ अराइवल हो जाता है, तो लोन जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में कौन सा इवेंट है जिसके ऊपर ये पूरा ट्रांजैक्शन लोन का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहेगा? वो इवेंट है सेफ अराइवल ऑफ द शिप। वो इवेंट है जिसकी हैपनिंग के ऊपर ही ये कॉन्ट्रैक्ट का होना, प्रोसीड करना, एग्जीक्यूट करना डिपेंडेंट है, राइट? सो दिस वाज अबाउट इवेंट हैपनिंग। आई होप समझ में आया होगा आपको। मूविंग अहेड, इवेंट नॉन हैपनिंग, यानी कि वो इवेंट जो वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के ना होने पर ही आगे प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा। सपोज द सेम बिजनेसमैन ही अप्रोचेस एन इंश्योरेंस कंपनी एंड ही अप्लाइज फॉर इंश्योरेंस कराने के लिए अप्लाई करा, किसका? अपने स्टॉक का। स्टॉक कौन सा? इन्होंने बोला कि स्टॉक मेरा ट्रांजिट में है, शिप के थ्रू आ रहा है, तभी मैं उसको इंश्योर कराना चाह रहा हूँ कि शिप के थ्रू जर्नी हो रही है, क्या पता शिप जो है सिंक हो जाए, ना अराइवल हो उसका। तो ऐसी सिचुएशन में अपने इंटरेस्ट को, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए मैं इंश्योरेंस कराना चाह रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पॉलिसी यहां पर अप्रूव कर दी। बहुत सिंपल है, स्टॉक इनका इंश्योर्ड है। नाउ ये बताइए, इस सिचुएशन में बिजनेसमैन को इस स्टॉक का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से कब मिलेगा? क्लेम आपको पता है तभी मिलता है जब इंश्योरेंस में किसी इंसान जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसका नुकसान हो जाए, राइट? नुकसान होगा मतलब कि शिप जब सेफली ना आ पाए। तो यहां पर इवेंट नॉन हैपनिंग जो है वो यही है कि सेफ अराइवल ऑफ द शिप वो इवेंट है जिसका ना होना जरूरी है इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए, राइट? आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेफ अराइवल ऑफ द शिप इज द इवेंट नॉन हैपनिंग ऑफ विच विल लीड टू रिलीज ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। क्योंकि अगर ये इवेंट हो गया, सेफ अराइवल ऑफ द शिप हो गया, तो किस बात का क्लेम? ठीक है, तो इसलिए सेफ अराइवल ऑफ द शिप नहीं होना चाहिए, उसी की यहां बात कर रहे हैं। इवेंट नॉन हैपनिंग के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिपेंडेंट है। मूविंग अहेड, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। सेक्शन 34 बात करता है उन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो किसी लिविंग पर्सन के फ्यूचर एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज एक मनी लेंडर के पास एक बोरोवर पहुंचता है एंड कुछ पैसे बोरो करने के लिए मनी लेंडर से वो मांगता है। मनी लेंडर बोरोवर से पैसे देते टाइम ये शर्त रखते हैं, ठीक है, वो लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं। मनी लेंडर एग्रीज टू ग्रांट द लोन प्रोवाइडेड द लेडी, दिस लेडी ओवर हियर वी टॉकिंग अबाउट, द लेडी नोन टू द बोरोवर, यानी कि बोरोवर जिस लेडी को जानते हैं, अगर वो लेडी मनी लेंडर के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाए। तो इनडायरेक्टली मनी लेंडर बोरोवर को ये बात बोल रहा है टू गो एंड कन्विंस द लेडी टू मैरी द मनी लेंडर। अगर ये लेडी हाँ कर देती है तो मनी लेंडर बोरोवर को पैसे दे देगा, लोन अमाउंट दे देगा। तो ये इवेंट यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है? सारा का सारी बात अब उस लेडी के फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर लेडी ने यस बोला, मनी लेंडर बोरोवर को पैसे दे देगा। अगर लेडी यहां पर मना कर देती है, if the lady refuses, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहां पर लोन का नहीं होगा। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन पर ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। हमने सेक्शन 32-33 में हैपनिंग की कंडीशन देख ली थी, नॉन हैपनिंग की कंडीशन देख ली थी। यहां पर बस एक एडिशनल पॉइंट लगा दिया है टाइम का सेक्शन 35 के अंदर। उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। सपोज वही एक चीज थी, बिजनेसमैन जिस हमने बात करी पहले सिचुएशन में, पहले एग्जांपल में उन्होंने अप्रोच करा था एक बैंक को लोन के लिए, और दूसरे एग्जांपल में उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करा था इंश्योरेंस कराने के लिए अपना, ठीक है, अपना नहीं, इनफैक्ट उस स्टॉक का जो उनका ट्रांजिट में था, शिप के थ्रू आ रहा था, ठीक है। तो बैंक ने बोला था कि ठीक है, अगर शिप आ गया लोन दे देंगे आपको।
इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था ठीक है, अगर शिप डूब गया तो आपको हम क्लेम दे देंगे। यही था अभी तक जो बात हुई। नाउ इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं दोनों तरफ से, दैट इज अ फिक्स टाइम। अगर बैंक ने ये बोल दे कि सेफ अराइवल ऑफ द शिप विद इन 1 ईयर, यानी कि पहले ही कंडीशन नहीं थी, टाइम की पहले कोई बात नहीं करी गई थी, अभी बैंक ने एक कंडीशन डाल दी है दैट विद इन 1 ईयर द सेफ अराइवल ऑफ द शिप विद इन 1 ईयर इज द इवेंट हैपनिंग ऑफ विच विल लीड टू एग्जीक्यूशन ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट। हमने आपको 1 साल दिया, अगर 1 साल के अंदर अंदर आपका शिप जो है स्टॉक को लेकर सेफली अराइव हो जाता है तो हम आपको लोन ग्रांट कर देंगे, राइट। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला है, सेफ अराइवल ऑफ द शिप इज द इवेंट नॉन हैपनिंग ऑफ विच विद इन 1 ईयर विल लीड टू एग्जीक्यूशन ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर ये क्लेम यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो क्लेम है वो तब देंगे जब सेफ अराइवल ऑफ द शिप वो इवेंट है जो ना हो, कब तक, 1 साल तक। 1 साल हो गया, शिप नहीं आया, तो हम एज्यूम कर लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी एज्यूम कर लेगी कि इट हैज बीन ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका, अब शिप नहीं आया, तो वी एज्यूम दैट शिप अब डूब चुका है, अब स्टॉक ये नहीं आएगा, तब उसी कंडीशन में ये बिजनेसमैन को क्लेम ग्रांट करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। विद इन अ फिक्स टाइम की जो है बात करी, 1 ईयर का टाइम तो उन्होंने यहां पर रख दिया। बाकी कंडीशन सेक्शन 32 और 33 की तरह ही सेम है। नाउ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। हम जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना रहे थे किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड, और वो इवेंट का होना अब इम्पॉसिबल हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स इज एब्सोल्युटली वॉइड, क्योंकि वो इवेंट का होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वैसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माना जाएगा जो ऐसे इवेंट के ऊपर बेस्ड हो। यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर जो 2 पार्टीज थी जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर दोनों को ही दे वर अनअवेयर ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी, उन्हें पता नहीं था कि उस इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, शिप डूब चुका था ऑलरेडी, अगर बैंक की बात करें, या फिर इंश्योरेंस की बात करें तो शिप आ चुका था ऑलरेडी, आप समझ रहे हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर अगर कोई ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जी वी वर नॉट अवेयर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाए? आप हमें क्लेम दे दीजिए इंश्योरेंस का, हमें पता नहीं था शिप आ चुकी, मगर कोई बात नहीं, क्लेम तो दे दीजिए, क्या क्लेम मिलेगा? या फिर बैंक से आपने लोन लिया, शिप डूब चुका है पहले ही, हमें पता नहीं था, हम बोल रहे हैं बैंक को कोई बात नहीं, लोन तो दे ही दो, शिप डूब गया तो क्या हुआ? नहीं। अगर आपको पता नहीं है, इफ यू आर नॉट, इफ द पार्टीज आर इवन दे आर इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट, ठीक है, कि अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो इवेंट था वो इम्पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहेगा, वैलिड नहीं हो जाएगा। यानी कि पार्टीज को पता है या नहीं है इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, इट डजंट मैटर एट ऑल, कॉन्ट्रैक्ट विल स्टिल बी वॉइड। नेक्स्ट जो एक चीज हमें यहां पर देखनी है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं वो दैट विल आल्सो आई विल टेल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे इंडियन लीगल सिस्टम की, राइट। सो आवर इंडियन लीगल सिस्टम इट हैज डिक्लेयर्ड दैट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड, लीगल, इनको थम्स अप दे रखा है कि ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं एज पर आवर लॉ। हाउएवर वेजरिंग एग्रीमेंट की जहां पर बात आती है ना, तो आवर लीगल सिस्टम सेज दैट दे आर नॉट लीगल, ठीक है। क्यों बोला ये ऐसा और क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम इन दोनों को यहां पर, अभी देखते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट बेसिकली होते क्या है, इट विल गिव यू एन आइडिया। व्हाट हैपेंस इज, लोगों को बोला जाता है कि आप इन तरह के एग्रीमेंट में क्या होता है ना कि यू नीड टू प्लेस योर बेट्स, आपको अपनी शर्त लगानी है, और शर्त किस चीज की, प्रेडिक्ट करना है कोई फ्यूचर आउटकम, किसी गेम का, किसी मैच का, राइट, और भी कई चीजों पर ये बैठ सकते हैं। बस आपको फ्यूचर के इवेंट होगा नहीं होगा उस पर आप उसको प्रेडिक्ट करेंगे, और अब उसके बेस पर आप एक शर्त लगाएंगे, बेट, कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। अगर वो इवेंट जो आपने प्रेडिक्ट करा वो होता है एक्चुअल में, देन यू विल बी अर्निंग मनी एंड अ हेल लॉट ऑफ मनी, राइट। बट इन केस दैट इवेंट डज नॉट टेक प्लेस, देन यू लूज योर मनी, ठीक है। तो ये शर्त वाला कॉन्सेप्ट हो गया।
बहुत जनरली जो हम अक्सर वी हैव सीन इन द न्यूज एज वेल, स्पोर्ट्स बैटिंग भी इसी तरह का पार्ट है। व्हेन यू प्रेडिक्ट कि ये टीम जीतेगी, ये टीम हारेगी, अगर आपका प्रेडिक्शन ठीक रहा देन यू विन मनी, अगर आपका प्रेडिक्शन गलत रहा और देन यू विल लूज मनी। तो ये इस तरह के जो एग्रीमेंट है ना यहाँ पर, दे आर इन द आइज ऑफ लॉ कंसिडर्ड टू बी इलीगल। ठीक है, जबकि यहां पर भी कंटिंजेंसी का एक पार्ट है, इवेंट का होना ना होने पर ये डिपेंडेंट है। जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट थे, तो फिर ये इलीगल क्यों और वो वैलिड क्यों है, वो हम अभी देखते हैं। बाय लुकिंग एट दिस a small table comprising of 5-6 points which I have compiled for you guys to understand, इसमें आपको पूरा बेसिस समझ में आ जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले हम इनका मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। सी, अगर हम मीनिंग की बात करें, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यहाँ पर जो प्रोमिसर है वो ये बात को अंडरटेक करता है, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा किसी इवेंट के होने या ना होने पर। बैंक ने बोला अगर ये इवेंट हुआ, कौन सा, शिप अगर सेफली आ गया मैं लोन दे दूंगा। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अगर ये इवेंट नॉन हैपनिंग हुआ, यानी कि शिप अगर नहीं आया, मैं क्लेम आपको दे दूंगा उस अमाउंट का, स्टॉक का। ये इंश्योरेंस कंपनी ने बोला, ये हमने डिस्कस करा है अभी। तो ये इनका मीनिंग है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट, यहां पर देखते हैं क्या मतलब है। वन पर्सन एग्रीज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द अदर ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की बात थी इवेंट के होने या ना होने की सिचुएशन में, जबकि यहां पर डायरेक्ट कुछ अमाउंट ऑफ मनी को पे करने की बात है इवेंट के होने या ना होने की कंडीशन में। यानी कि यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जबकि यहां पर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए यहां पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। ओवर हियर इट इज वेजरिंग एग्रीमेंट। अमाउंट पे करने की बात करिए इवेंट के होने या ना होने की कंडीशन। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की बात करिए इवेंट होने या ना होने की कंडीशन। पहला डिफरेंस दोनों के बीच का। सेकंड, नेचर ऑफ इवेंट। इवेंट जो इन दोनों के साथ जो इवेंट एसोसिएटेड है उनका नेचर क्या है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर देखा जाए दैट इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉमिस और कंसिडरेशन। वो इवेंट सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, और वो प्रॉमिस का पार्ट भी नहीं है, ठीक ना, वो कंसिडरेशन का पार्ट है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर जो इवेंट है वो सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर है। इवेंट होगा, आपने प्रेडिक्ट कर रखा है, आप जीत गए, या इवेंट नहीं होगा, आपने प्रेडिक्ट कर रखा है, आप हार गए, व्हाटएवर कंडीशन इज, तो वो इवेंट के ऊपर ही सारा का सारा फोकस है और कोई सेकेंडरी चीज वहां पर नहीं है। थर्ड पॉइंट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। दैट इज, रेसिप्रोकल का प्रॉमिस का मतलब होता है प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस करना। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। बैंक ने ये कहा था अगर शिप अराइव हो गया लोन दे देंगे। क्या ये कुछ ऐसी बात भी हुई थी कि अगर शिप नहीं आया तो आप हमें क्या देंगे? नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस यहां पर नहीं होते, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। आपने एक टीम के ऊपर पैसे लगाए हैं, अगर वो टीम जीती आपको पैसे डबल होके मिलेंगे, अगर वो टीम हारी तो आपको कुछ पे तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए उसको जो इंडियन लैंग्वेज में सट्टा लगाना बोलते हैं, इसलिए वो इलीगल है। अब देखते हैं इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उनका सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरेस्ट क्या है। पार्टीज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, यहां पर सब्जेक्ट मैटर जो था, दोनों अगर एग्जांपल की बात करें, लोन की बात कर रहे थे, इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, तो पार्टीज जो है सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरेस्टेड रहती हैं दोनों पार्टीज। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर नो अदर इंटरेस्ट देन विनिंग द मनी। यहां पर क्योंकि कोई और सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं भाई, यहां पर तो पहले कंडीशन में तो हमने देखा स्टॉक था, ट्रांजिट में था, उसके गुड्स थे, उसका उसमें इंटरेस्ट था, वो डूब गए तो नुकसान होगा, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वालों को अप्रोच करा कि जी क्लेम मैं ले पाऊं बाद में, ठीक है, बैंक को अप्रोच कर रखा था। जबकि यहां पर कोई और इंटरेस्ट है ही नहीं सिवाय विनिंग द मनी के। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करता है वैलिडिटी की। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाते हैं, सारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये तो बिल्कुल लीगली एनफोर्सेबल भी है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट में आता है, इसके आगे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा ही नहीं है, पहले ही एग्रीमेंट लिखा है स्टार्टिंग से ही, इट इज नॉट वैलिड। एंड द लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट का क्या नेचर होता है। सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, ये कोई वेजरिंग का एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वो भी है तो कंटिंजेंट ही, मैंने किसी थर्ड पर्सन की गारंटी ली
कि वो आपको पैसे रीपे कर देगा। अगर वो पैसे रीपे नहीं करता तो मैं आपको पे कर रहा हूँ। इसमें कोई सट्टेबाजी नहीं है, इसमें कोई वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट की अगर बात करें, इनका नेचर क्या होता है, ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये किसी ना किसी इवेंट के ऊपर 100% डिपेंडेंट होते हैं, उसी ही इवेंट के ऊपर, खाली कोई और सेकेंडरी चीज यहाँ पर नहीं होती। आई होप ये सबको वीडियो से क्लियर हो गया होगा इस टेबुलर फॉर्म से दोनों के बीच का डिफरेंस, क्यों ये एक वैलिड है, क्यों ये वैलिड नहीं है इन द आईज ऑफ द लॉ। सो दैट वाज इट अबाउट द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके वेरियस सेक्शंस एंड द डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। अगेन आई वुड रिपीट, पहुंच चुके हैं अभी स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। स्टे ट्यून्ड, आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी आएगा, इंश्योरेंस जो हमने बात करी उनको डिटेल में पढ़ेंगे, बेलमेंट, प्लेज, लियन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड just keep on checking out for more videos. That is it from my end for the day. Thank you so much.